हेलो गाइज, वेलकम टू अदर अंडर यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर स्पेशल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स लेक्चर 24। और आज का टॉपिक है पद परिचय में फर्स्ट टॉपिक है समास। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम समास करने वाले हैं। सभी लोग पहले कर चुके हैं समास को, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन आज करेंगे, जिससे जो हमारी भूली हुई नॉलेज है वो हमें फिर से याद आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें समास। सबसे पहले तो समास कहते किसे हैं? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। ठीक है, अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर देते हैं, यानी कोई एक बड़ा सेंटेंस, उसको जब हम तोड़कर छोटा कर देते हैं, उनके बीच के शब्दों को गायब कर देते हैं, तब हम उसे समास कहते हैं। सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द भी कह सकते हैं या समस्त पद भी कह सकते हैं। जैसे रसोई के लिए घर। अब हमने क्या किया? के लिए को यहां से हटा दिया, क्या बन गया? रसोई घर। दूसरा, किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास या विग्रह कहते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया था? अभी हमने यहाँ रसोई के लिए घर में यहाँ लिखा था रसोई के लिए घर, ये था हमारा समास विग्रह, है ना। इसका हमने समास बनाया तो क्या बनाया? रसोई घर। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहां पर क्या किया है? अब यहां किया विद्यालय, यानी इसका विद्यालय का समास विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? विद्यालय का समास विग्रह करेंगे। विद्या के लिए आलय। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका समास विग्रह? विद्या के लिए आलय। ठीक है, या विद्या धन आलय, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया? ये छोटा रूप है, ये समास है, और ये क्या है? ये समास विग्रह है। ठीक, ऐसे ही माता पिता, तो क्या लिख सकते हैं? माता और पिता, ये लिखा हुआ माता और पिता। तो और बीच में से हटा दिया तो क्या समास बन गया? माता पिता समास बन गया, और बीच में ये डैश लग गया। अब देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो समास होते हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। क्या बनता है? समास कितने प्रकार के होते हैं? बोलेंगे 5, 6, 7 या 8। अगर आप लोगों ने समास पढ़ रखे हैं तो आप क्या टिक करेंगे? 6 पे टिक करेंगे। ठीक है, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब हम इन समास को एक के बाद एक पढ़ेंगे, तो ध्यान से जरा मेरे साथ पढ़िएगा, बहुत ध्यान से। अगर आप लोग अभी पढ़ लेंगे तो बाद में आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, पहला है अव्ययी भाव समास। क्या है अव्ययी भाव समास? अव्ययी भाव समास में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, और पहला पद ही अव्यय होता है। अव्यय मतलब क्या होता है? अव्यय मतलब वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी क्या होता है? वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, ये सब क्या है? देखिए, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और दोनों शब्द कैसे हैं? दोनों शब्द अव्यय हैं। ठीक है ना, दोनों शब्द अव्यय हैं और एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं आजन्म। आजन्म में आ क्या है? अव्ययी भाव है, जिसका अर्थ है जन्म लेकर। रातों रात, यहाँ पर रात रात रिपीट हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका? रात ही रात में, यहाँ रात का पुनरावर्तन हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है रात, तब भी ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। यथास्थान, यथास्थान में क्या है? जो यथा है ये कैसा है? ये अव्ययी भाव है, यानी हमने अभी यही तो बोला था, पहला पद प्रधान भी होगा और पहला पद अव्यय भी होगा। दूसरा देखिए प्रति दिन, प्रतिदिन में प्रति क्या है? अव्यय है और पहला पद प्रधान भी है। लास्ट में देखिए यथा समय, यानी समय के अनुसार, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, तो यथा क्या है? अव्यय है और प्रधान भी है, तो ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, उपसर्ग मतलब पहले लगाए जाने वाले, और उनको भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाक्रम, यथाविधि, यथावसर, यथेच्छा, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक, एक एक, प्रत्यक्ष, घर घर, हर घर, हाथों हाथ, हाथ, बीचों बीच, साफ साफ, आमरण, आसमुद्र, भरपेट, अनुकूल, यावत जीवन, निर्विवाद, दरअसल, बाकायदा। तो यहाँ पर जितने भी स्टार्टिंग में जो शब्द जुड़े हुए हैं ये कैसे हैं? ये सब उपसर्ग हैं। कैसे हैं ये शब्द? उपसर्ग हैं। उपसर्ग के बाद ये शब्द कैसे हैं? अव्ययी भाव हैं। और कैसे हैं? ये सारे शब्द प्रधान हैं, यानी पहला पद उपसर्ग भी है, पहला पद अव्ययी भाव भी है, अव्यय भी है सॉरी, और पहला पद कैसा है? प्रधान भी है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं। एक तो हम कर्ता को हटा देते हैं इसमें से, और एक हम संबोधन को हटा देते हैं, ठीक है। बाकी सारे हमारे क्या हो जाते हैं? बाकी सारे हमारे 6 के 6 कारक जो हमने कारक में पढ़े थे वो सारे हो जाते हैं। कर्ता को हटा देंगे और इसको हटा देंगे, संबोधन को हटा देंगे। बाकी के 6 के 6 कारक, आप लोगों को विभक्तियां याद होंगी तो बड़े आसानी से आप ढूंढ सकते हो कि तत्पुरुष समास का कौन सा कारक है ये। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है, ठीक है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ और ए के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। यानी क्या नहीं प्रयुक्त होता? कर्ता नहीं प्रयुक्त होता है और संबोधन नहीं प्रयुक्त होता है, ठीक है, तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। अब जैसे कर्म तत्पुरुष पूछा जाए तो सबसे पहले कर्म जो हमने पढ़ा था, कर्म कारक हमने पढ़ा था, उसकी विभक्ति क्या थी या उसका चिन्ह क्या था? को। तो जो भी शब्द ऐसा होगा जिसमें को विभक्ति का लोप होगा वो कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे कृष्णार्पण, तो कृष्ण को अर्पण, नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद, वनगमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। तो सब में क्या छुपा हुआ है? देखिए सब में को छुपा हुआ है। इसका मतलब ये कैसा तत्पुरुष समास हो गया? ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया, जहां पर को विभक्ति का लोप है। नेक्स्ट आता है करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या था? करण का विभक्ति चिन्ह क्या था? से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा। तो जहां पर भी से या के द्वारा का लोप होगा बीच में, वहां पर कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास। जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हस्त द्वारा लिखित, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, हस्त द्वारा लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयार्द्र, दया से आर्द्र। रत्न जड़ित यानी रत्नों से जड़ित। तो यहाँ पर से विभक्ति का और के द्वारा विभक्ति का लोप है, इसीलिए ये कैसा तत्पुरुष समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। संप्रदान, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या था? संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए।
हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, तो बलि के लिए पशु। ठीक है, तो के लिए का लोप हो गया, यानी क्या, कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट है अपादान। अपादान मतलब यहाँ पर भी से आता है, से विभक्ति होती है, लेकिन किसी चीज से किसी चीज का पृथक होना यानी अलग होना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग हो रही है, यानी ऋण से मुक्त हो रहे हैं, पद से च्युत हो रहे हैं, मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं और देश से निकाला दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से अलग हो रही है, और अलग होने के लिए कौन सा कारक लगाते थे, अपादान। और अपादान की विभक्ति क्या होती है, से, है ना। विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है अपादान का, से। तो अब हम पता लगा सकते हैं ना, कर्म, करण, संबंध, संप्रदान, अपादान। कैसे पता लगाएंगे, केवल विभक्ति चिन्ह याद होने चाहिए हमें। नेक्स्ट देखिए संबंध। संबंध क्या है, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। संबंध के विभक्ति चिन्ह क्या है, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ठीक है, ऐसे ही प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट और लास्ट इसका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण मतलब किसी पर या किसी पे या किसी में किसी चीज का होना। ठीक है, उसको हम कहते हैं अधिकरण। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, मैं, पे, पर। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान्न, घी में पका अन्न। पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पर सब में मैं, पे, पर है ना, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट द्वंद्व समास। द्वंद्व देखिए, द्वंद्व से समझ में आ रहा है कुछ, द्वंद्व से समझ में आ रहा है लड़ाई, यानी पहला पद बोलेगा मैं प्रधान हूं, दूसरा पद बोलेगा मैं प्रधान हूं। इसी चक्कर में क्या हो जाता है, दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। और या तो इसमें दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हो, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे, किसी भी एक पद को प्रधानता नहीं दी जाएगी। क्यों, क्योंकि द्वंद्व का मतलब है लड़ाई, दोनों में आपस में लड़ाई होती रहेगी कि मैं प्रधान हूँ या मैं प्रधान हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, द्वंद्व समास में दोनों चिन्हों को या दोनों पदों को प्रधानता दे दी जाती है। जैसे माता पिता, दाल रोटी, पाप पुण्य, अन्न जल, जलवायु, फल फूल, भला बुरा। और ये किससे जुड़े हुए होते हैं, ये सब और से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये सब किससे जुड़े हुए होते हैं, और से जुड़े हुए होते हैं। भला या बुरा, या भला और बुरा। मैंने कहा ना अभी विपरीत भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो विपरीत हो। अगर विपरीत है तो यह आ जाएगा, अगर नहीं है विपरीत तो और आ जाएगा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सूर्यासुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यशापयश, यश या अपयश। शीतापतप, शीत या आतप। ठीक है, तो द्वंद्व समास समझ में आया, सबसे इजी है ना। द्वंद्व मतलब लड़ाई, यानी दोनों पद प्रधान है, और दोनों पद प्रधान होंगे तो दोनों पदों को प्रधानता देनी पड़ेगी। या तो वो विलोम हो सकते हैं या एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में हो सकते हैं, यानी या तो और होगा उनके बीच में छुपा हुआ, या फिर या होगा उनके बीच में छुपा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है। इसमें जिस पद की हम बात कर रहे हैं उस पद का अर्थ ही बदल जाता है, यानी जो पद हम बात कर रहे हैं, जो पद हम प्रयोग कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा उसमें तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है, किसी और पद को प्रधानता दी जाती है। जैसे अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा ये कुछ और निकल कर आएगा। कैसे, देखिए गजानन। गजानन आप बताइए किसको कहते हैं गजानन? गजानन कहते हैं गणेश को, यानी गजानन का मतलब क्या हो गया हमारा, गणेश हो गया। अर्थ निकालेंगे तो गज का आनन है जिसका, तो वह क्या है, गणेश।
त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको कहते हैं? त्रिनेत्र वैसे तो हम बोलेंगे तीन नेत्र जिसके हैं, लेकिन किसके हैं तीन नेत्र? हमारे तो नहीं है, आपके भी नहीं है, किसके हैं? शिव के हैं। तो यहाँ पर त्रिनेत्र से क्या मतलब हो गया? शिव, यानी किसी तीसरे व्यक्ति से मतलब हो गया। जो शब्द हमें दिया जा रहा है या जिसका समास विग्रह किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी पद की प्रधानता नहीं है। प्रधानता किस शब्द की है? जिससे उसका अर्थ लगाया जा रहा है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, क्या कहते हैं उसको? विष्णु। षडानन, षट यानी छह आनन है जिसके, क्या कहते हैं उनको? कार्तिकेय, यानी इनके नाम, सबके नाम किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए इनके नाम रखे गए हैं। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। घनश्याम किसको कहा जाता है? कृष्ण को। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, वो है विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके। और गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, ठीक है। तो गिरि को धारण करने वाला यानी पर्वत को धारण करने वाला। चंद्रचूड़ मतलब चंद्रचूड़ पर है जिसके। तो इनके सबके नाम अलग 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 किसी तीसरे व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट चलिए, पांचवा है द्विगु समास। द्विगु समास से आप याद रखेंगे, यहाँ पर एक शब्द कैसा होगा? एक शब्द हमारा संख्यावाचक हो गया। कैसा होगा? द्विगु यानी एक शब्द हमारा संख्यावाचक होगा, ठीक है। और कौन सा होगा? वो पूर्व पद होगा, यानी पहला वाला पद हमारा संख्यावाचक होगा। उसी से हमें पता चल जाएगा, पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये कैसा समास है, ये द्विगु समास है। दूसरा, द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुव्रीहि समास में देखा है। देखिए, बहुव्रीहि समास में भी हमने त्रिनेत्र पढ़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्रिनेत्र का मतलब क्या था? यहाँ पर त्रिनेत्र का मतलब था शिव से, लेकिन जो त्रि है यहाँ संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन यहाँ पर त्रिनेत्र का मतलब हम शंकर से नहीं लगाएंगे। अगर हम द्विगु समास की बात करेंगे तो यहाँ पर हम त्रिनेत्र का मतलब तीन नेत्र वाला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे? त्रिनेत्र का मतलब तीन नेत्र वाला। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि त्रिनेत्र अगर ऑप्शन में दिया है और द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, तो हम किस पर निशान लगाएंगे? तो हम राइट टिक करेंगे, पहले बहुव्रीहि समास को प्रधानता देंगे, ठीक है। अगर बहुव्रीहि समास नहीं है तो हम द्विगु समास को प्रधानता देंगे, ठीक है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे दो राह, दो राहों का समाहार। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह। द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। एक हम बोलते हैं चारपाई। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चारपाई। चतुर्भुज भी हम किस में प्रयोग करते हैं? बहुव्रीहि समास में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां में चतुर्भुज किसके लिए? कार्तिकेय के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। और अगर द्विगु समास है तो वहां पर चार भुजाओं वाले। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। त्रय मतलब तीन का समाहार, भुवन। त्रय मतलब तीन भुवनों का समाहार। चौमासा या चतुर्मास, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, ठीक है। तो यहाँ वहां पर चतुर्भुज से मतलब था कार्तिकेय का, चार भुजाओं वाले हैं जो, और यहाँ पर चतुर्भुज से मतलब है चार भुजाओं का समाहार, यानी जिसकी चार भुजाएं हैं, किसी की भी हो सकती हैं, यहाँ पर उससे मतलब है। तो द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में कंफ्यूज नहीं होंगे, केवल क्वेश्चन को देखकर अगर बहुव्रीहि समास है वहाँ पर ऑप्शन में और इनमें से कोई शब्द ऐसा दिया है जो द्विगु समास में भी होता है और बहुव्रीहि समास में भी होता है, तो पहले बहुव्रीहि समास पर टिक करेंगे। अगर बहुव्रीहि समास नहीं है और तब कोई संख्यावाचक पद आया है, तब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे द्विगु समास कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, यानी किसी विशेष की विशेषता बताई जाती है इसमें, ठीक है। इसमें कहीं कहीं उपमेय का, उपमान का, उपमेय तथा उपमान का संबंध भी होता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। कैसे? पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। क्या? पुरुष जो उत्तम, यानी पुरुष क्या हो गया? विशेष्य हो गया, ठीक है।
और उत्तम क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो एक पद, केवल आप इतना याद रखेंगे कि एक पद विशेष है और दूसरा पद विशेषण है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है। नील कमल, नील मतलब नीला और कमल मतलब कमल, तो नील क्या हो गया, विशेषण हो गया, और कमल क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक है, इसी तरीके से परमानंद, परम है जो आनंद, भला मानस, भला है जो मानस, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, पीतांबर, पीला है जो अंबर, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, नील गगन, नीला है जो गगन, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब आप लोगों के समास आज क्लियर हो गए, सबको क्लियर हो गए। याद करने के लिए वीडियो को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, और ये आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा और इन्हीं में से आपको आंसर भी मिलेगा। तो आज हमारा समास खत्म हो गया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।